नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा हाल ही में जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके बारे में। उनको लेकर के काफ़ी सारा डिस्कशन पूरे देश में चल रहा है। इन गाइडलाइंस को लेकर के पूरे देश में चिकित्सा जगत में काफ़ी चर्चाएँ हैं और जो चर्चाएँ हैं उनमें खास तौर से हम दो बिंदु आज ले रहे हैं। तो उसमें से पहला टॉपिक है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और दूसरा टॉपिक है जो जेनरिक दवाओं को लिखने की जो अनिवार्यता की जा रही है। तो इन दो मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के मानद सचिव डॉक्टर संजय गुप्ता से, साथ ही भोपाल नर्सिंग होम एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल खरे जी से, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर महेश गुप्ता। तो सर, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आप हमारे चर्चा की भूमिका से जान गए होंगे, तो सबसे पहले संजय जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा जी कि जो ये 60 पन्नों की गाइडलाइन आई है इनमें दो मुख्य बिंदु हैं, यही क्यों ज़्यादा चर्चा में? इससे पहले मैं आता हूँ बीच में। जी। देखिए, पहले नेशनल मेडिकल काउंसिल से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो स्थापित था जी। और एमसीआई को नए एक्ट के द्वारा उसको विलोपित करके नेशनल मेडिकल काउंसिल ये जो एनएमसी लॉन्च किया गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मुख्यतः उसका काम था जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस था उनको रिकग्नाइज करना, उनके इंस्पेक्शंस करना। उसकी एक्टिविटी वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड थी और बाकी दीगर जो चिकित्सा वर्ग जो वर्ल्ड होता है, उनके वो चिकित्सीय जगत होता था, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बॉडीज थी, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स थी, तो उनके द्वारा रेगुलेट होती थी एक्टिविटीज़। अब इसको एमसीआई को पूरी तरह से एक्ट को ला करके विलोपित करके उसकी जगह नेशनल मेडिकल काउंसिल को लाया गया है, और जिसके दायरे में मेडिकल कॉलेजेस का इंस्पेक्शन, उनके रिकग्निशन तो है ही है, साथ में इंटायर मेडिकल फील्ड को नियमों के द्वारा रेगुलेट करने की भी कोशिश की जा रही है नेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें वो अपनी एक नेशनल रजिस्ट्री बनाएंगे। उसके बाद वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे डॉक्टर्स के लिए, मोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे, हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ इन टू द प्रैक्टिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ मेडिसिन यू आर गोइंग टू राइट, हाउ विल यू इवॉल्व इन योर करियर, आप कैसे अपने को अब्रेस्ट रखेंगे सब चीज़ों से। सो सब चीज़ों पे चिंता करते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अभी पिछले 2-3 महीने पहले नया एक्ट आया है जिन सब चीज़ों को समुचित रूप से एड्रेस किया गया है। इससे पूर्व अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े स्पेक्ट्रम्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उनसे डिस्कशन भी नहीं लिया गया, उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस नहीं किया गया। इसलिए जब ये ड्राफ्ट आया तो उसके द्वारा उसकी जब आने के बाद उस पर डिससेटिस्फैक्शन तो होना लाजमी था, होना वो था। तो सर, जैसे बताया जा रहा है कि इसमें ऑब्जेक्शंस बुलवाए गए होंगे एक्ट बनाने के पूर्व। ऑब्जेक्शंस नहीं बुलवाए गए थे, हम लोगों से केवल सजेशन लिए गए थे, और सजेशंस भी केवल कंडक्ट रूल्स को लेकर लिए गए थे और पनिशमेंट्स को, पेनल्टी क्लॉजेस को लेकर लिए गए थे। जेनरिक मेडिसिन की कोई बात नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर हम लोगों के मत नहीं लिया गया था, जिस वजह से हम लोगों की थोड़ा सा जो उनका जो जिस तरह से जेनरिक मेडिसिन का के ऊपर उसका डिस्पेंसेशन है एनएमसी का, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग के डिफरेंसेस हैं, और उस कंसर्न्स को लेकर के हमारी स्टूडेंट्स ने मीटिंग करी है और माननीय मुख्यमंत्री, केंद्रीय मुख्यमंत्री ने उनको टाइम दिया और हमारी जो नेशनल एसोसिएशन आई में उसका डिस्कशन हुआ। एनएमसी के ऑफिसर्स को बुलाया गया था और ऐसा सुना गया कि बहुत सारी चीज़ें विचाराधीन हैं, पर एज ऑन डेट अभी कोई चीज़ मॉडिफाई होकर हमारे पास नहीं आई है। तो हम आज की तारीख में तो ये कि एनएमसी जो ड्राफ्ट है वही हमारे लिए फाइनल है, जब तक कोई मॉडिफाई होकर नहीं आता है। तो डॉक्टर संजय, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी और सर ने भी बताया कि इसको लेकर के काफ़ी मीटिंग्स वगैरह भी हो रही हैं, केंद्रीय मंत्रालय से भी बात हो रही है, लेकिन ठोस गाइडलाइंस या ठोस कोई निर्णय अभी बाहर नहीं आया है। तो जो दो मुद्दों की हम बात आज करने जा रहे हैं, तो वो दो मुद्दे हैं क्या और क्यों उस पर मेडिकल फैटर्निटी को ऑब्जेक्शन है? एक मुद्दा जो अभी सबसे ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं एसोसिएटेड हूँ काफ़ी सारी एसोसिएशन से, तो ये मुद्दा जोर पकड़ रहा है जेनरिक मेडिसिन को लेकर के। देखिए, जो 2 अगस्त को जो नोटिफिकेशन निकला है एनएमसी का, जो गजट नोटिफिकेशन है, तो आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेडिसिन की जो क्लासिफिकेशन उस पर थोड़ा रोशनी डालें। वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस मुद्दे को समझे, क्योंकि चिकित्सक वर्ग में भी आज इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। तो उसमें जो गाइडलाइंस है उसमें रूल नंबर 8 जो है उसके अंदर ये लिखा, क्योंकि ये टोटल गाइडलाइंस जो आपने बताया कि 60 पेज की गाइडलाइंस है,
इनफैक्ट गाइडलाइंस भी हैं, इसके अंदर कुल 10 चैप्टर्स हैं और इसके बाद डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस का नंबर आता है। और इसके बाद इसमें यह भी डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप किसी गाइडलाइंस का या किसी डायरेक्टिव्स का उल्लंघन करते हैं तो वो उल्लंघन पे आपको क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है। वो पनिशमेंट भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मॉडर्न मेडिसिन को रेगुलेट करने के लिए ये जो प्रोफेशनल कंडक्ट एंड को एथिक्स कोड आया है नया, ये मॉडर्न मेडिसिन के जो चिकित्सक हैं उन लोगों के ऊपर रेगुलेटरी है, उन लोगों के ऊपर बाध्यकारी है एक तरीके से। इसीलिए बात ये होती है कि मॉडर्न मेडिसिन को किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल लिए जाए, क्योंकि डॉक्टर्स आजकल काफ़ी बदनामी भी झेल रहे हैं और प्रोफेशन ओवरऑल जो है वो इस सब की मार झेलता है। तो इसके अंदर जैसे 2002 में लास्ट ये रेगुलेशंस निकले थे, तब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI हुआ करती थी। तो अब जो है NMC है, उसमें जो कंडक्ट रूल्स थे या जो कंडक्ट गाइडलाइंस थी एटिकेट एंड एथिक्स वाली, उसके अंदर भी ये दिया गया था कि आप प्रीफरेबली जेनरिक नेम्स से मेडिसिन को प्रेस्क्रिप्शन में लिखेंगे और ब्रांडेड नेम्स का यूज कम करेंगे। अभी उसी चीज को वापस से लाया गया है, उसी को रिपीट किया गया है। इट इज रीइटरेशन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन इसके साथ उन्होंने पनिशमेंट साथ में दे दिया है। तो ये एक अलग तरह का रेगुलेशन है। इसमें शेल और शुड वाला फर्क आता है। शुड यानी करना चाहिए, शेल मतलब दे विल हैव टू। तो अगर पनिशमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है तो ये बाध्यकारी है। तो इस रूल के अंदर या इस गाइडलाइन में क्या लिखते हैं ये कि आपको प्रेस्क्रिप्शन जो है वो जेनरिक नाम से लिखना है, प्रिफरेबली जेनरिक नाम से लिखना है, ब्रांड से नहीं लिखना है। ब्रांडेड मेडिसिन आप नहीं लिखेंगे। आपका प्रेस्क्रिप्शन रैशनल होना चाहिए। अनड्यू कॉम्बिनेशन वाली दवाओं से आप बचें और प्रेस्क्रिप्शन इस प्रकार हो जिसको कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये क्यों दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, सब चीज बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज के भारत में तो सभी दवाएं जेनरिक बनती हैं। अब मैं आपको ये खोल के बतला दूं कि जेनरिक दवाएं क्या होती हैं और ब्रांडेड दवाएं क्या होती हैं। देखिए, कभी भी जब कोई नई दवा बनती है तो उस नई दवा का एक पेटेंट जारी होता है। वो इसलिए होता है कि जब भी नई दवा बनती है तो उसका क्या कंपोजिशन है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या डोज में देना चाहिए, इसके बड़े टेस्ट होते हैं, बड़े लंबे समय तक इस पर पूरी रिसर्च होती है। एक एक दवा के डेवलपमेंट में 8-8, 10-10 साल तक लग जाते हैं। काफी इस पर मेहनत होती है और रिसर्च होती है। इस रिसर्च पर कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है। जब वो पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो पैसा बाहर निकालना है। तो वो पैसा कैसे निकलेगा? तो उन्हें ये छूट दे दी जाती है कि भाई पेटेंट है ये आपका और सिर्फ आप ही इसको बना पाएंगे, आप ही मैन्युफैक्चर करेंगे, आप ही सेल करेंगे, इसकी कॉस्ट भी आप ही डिसाइड करेंगे ताकि कंपनी अपनी रिसर्च कॉस्ट निकाल सके। तो ये दवाएं कॉस्टली होती हैं, बड़ी जायज सी बात है। इनको कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है। और हमारे देश में ज्यादातर दवाएं बाहर की ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये लाई हैं। तो सर ये फॉर्मुलेशन क्या जेनरिक में भी नहीं? अब क्या होता है, 20 साल बाद, लगभग 20 साल का समय होता है, हर एक कंपनी को मिलता है। 20 साल के बाद ये दवाएं जो हैं वो दूसरी ओपन हो जाती हैं और दूसरी कंपनी भी बना सकती है। इसके लिए ना उसे उस कंपनी से कोई परमिशन लेने की जरूरत है, ना गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। बस आप सॉल्ट लाइए और दवा बना दीजिए। तो इस तरह जब पेटेंट खत्म हो जाने के बाद कोई दूसरी कंपनी जब दवा बनाती है तो उसको जेनरिक दवा कहा जाता है। अगर वो कंपनी इस जेनरिक दवा पे अपना ब्रांड लगा देती है तो उसे ब्रांडेड जेनरिक कहते हैं। तो एक हो गई ब्रांडेड दवा जो पेटेंट होल्डर कंपनी बनाती है, एक हो गई ब्रांडेड जेनरिक जो पेटेंट एक्सपायर हो जाने के बाद और ये जो दूसरी कोई भी कंपनी बना सकती है वो ब्रांडेड जेनरिक हो गई। और एक तीसरी कैटेगरी जो हमारे देश में वो है बल्क मैन्युफैक्चरर्स की, जो सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट के लिए, जो सप्लाई करते हैं कई बड़े बड़े अस्पतालों को और बल्क में सप्लाई करते हैं, बल्क में ही बनाते हैं उसको। ठीक है, उसके अंदर वो कोई नाम नहीं देते, दे आर नॉट ब्रांडेड, कोई नाम नहीं है, सिर्फ कंपाउंड का नाम है। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल ड्रम्स में भर के बनाई हुई है, उन्होंने बड़े बड़े संख्या में बनाई हुई है। और वही पैरासीटामोल को अगर अपन ब्रांडेड लें तो चूंकि उसको किसी मल्टीनेशनल ने बनाया तो उसने उसका नाम कैलपॉल दे दिया। इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन था मेरा, जो आपने बताया है कि कोई भी कंपनी जब R&D करती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लाती है, 20 साल का कम से कम उसको पेटेंट मिलता है, तो मतलब हम ये मान के चलें कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद की ही मिलेंगी। जो लेटेस्ट मेडिसिन आ रही हैं जी वो ब्रांडेड ही मिलेंगी। ब्रांडेड ही, बिल्कुल ठीक बात कही आप,
वो ब्रांडेड ही मिलेंगी। हाँ, वो इस एक आम दर्शक को यकीन होना जरूरी है, नहीं तो वो यही क्वेश्चन उठाएंगे डॉक्टर से कि भाई आपने तो जेनरिक दवा हमें दी नहीं है। अच्छा, ये बात मैं कर रहा हूं। अब ये मान के चला जाता है कि ये जो जेनरिक दवाएं हैं ये कंपाउंड के रूप में, उसकी एफिकेसी के रूप में, उसकी क्वालिटी के रूप में, उसकी डोसेज के रूप में, उसके साइड इफेक्ट के रूप में अपने ओरिजिनल जो पेटेंट दवा है उसके मुकाबले होंगी और वैसे ही काम करेंगे। ऐसा उम्मीद किया जाता है, ये ऐसा हम expect किया जाता है। ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस सब के एक्सपेक्टेशन को खरा उतरने के लिए क्या चाहिए? रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेटर चाहिए। क्या आज हमारा ड्रग रेगुलेटर इतना स्ट्रिक्ट और इतना स्ट्रिंजेंट है कि वो इन सभी जेनरिक दवाओं को जो कि बल्क में बन रही हैं, इनकी क्वालिटी और इनके अन्य जो इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर कर सके और उनको प्रॉपर कर सके? अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, सेम ऐसा ही हुआ ब्राजील के अंदर। ये 2023 मार्च की रिपोर्ट है। एस्पाराजिनेस करके, एल एस्पाराजिनेस करके एक कंपाउंड है, ये जेनरिक नाम से है। अब इसका वहां पे यूज किया गया साउथ अफ्रीका में और ब्राजील में, तो ये उन्होंने बल्क में मंगाई जेनरिक रूप में और ये लिम्फोमा के पेशेंट्स को दिया जाता है। एक डॉक्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो बल्क में मंगाई गई दवा है ये कैंसर पेशेंट्स पे उतने अच्छे से इफेक्ट नहीं कर रही है। फिर उस दवा की खोजबीन शुरू हुई और उसके अंदर रिसर्च और एनालिसिस चालू हुआ, तो पता चला कि इसकी एफिकेसी जो ओरिजिनल पेरेंट दवा है उसके मुकाबले 10% भी नहीं है, और ये भी किसी बड़ी कंपनी से आई थी। तब से जाके जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं के बीच में काफी बड़ी बहस एक तरीके से चालू हो गई है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारा देश, जिसके अंदर सबको चूज करने का अधिकार है, ठीक है, हम चूज करते हैं कि हम कौन सी शर्ट पहने, किस कंपनी की पहने। हमको ये नहीं पता कि ये भाई सस्ती है या ये महंगी है, परंतु हमको लगता है कि ये अच्छी हो सकती है तो हम वो चूज करना। तो ये चूज करने का जो राइट है, ये चूज करने का राइट कायदे से पेशेंट के पास होना चाहिए। डॉक्टर को जी एक मिनट, डॉक्टर को ये बता देना चाहिए कि साहब ये आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए हाँ ये मेरी पसंद है, ये आप लेना चाहो आप कुछ भी कर सकते हो, ऑप्शनल होना चाहिए एक तरीके से। लेकिन आप डॉक्टर को बाइंड नहीं कर सकते कि आप यही लिखें। क्या मैं ये कह रहा था कि चिकित्सा जगत पहले के मुकाबले में न हम कंज्यूमर फोरम में आते हैं, मरीजों को उपभोक्ता की श्रेणी में रख दिया गया है, और इसलिए जो हम लोग जो हैं वो सर्विस गिवर्स हैं, तो हम लोग सब कंज्यूमर के दायरे में आते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, लीगल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक पैक्ट होता है, ट्रस्ट एक तरीका का होता है। तो फ़र्ज़ करिए आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, आपने मुझे कोई तकलीफ बताई, मैंने एक पर्चा निकाला, आप ये मान के चलते हैं कि उस पर्चे पे जो भी लिखी गई दवाएं उनसे मुझे लाभ होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा उनसे। और डॉक्टर साहब कौन सी ब्रांड की लिख रहे हैं, जेनरिक लिख रहे हैं, पेटेंट लिख रहे हैं, वो तो बात की बात है। वो आप इसके सामने केवल चिकित्सक को देख रहे हैं और चिकित्सक के ऊपर पूरे फेथ से आए हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे, या डॉक्टर भी कभी नहीं चाहेगा कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा जो मेरे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ना मिलें या कम मिलें या उसका विपरीत नुकसान करें। तो इसका अगर किसी पर्चे पे जो दवा लिखी गई है, अगर उस पेशेंट से उसको लाभ नहीं होता है या उल्टा उसकी वजह से उसको नुकसान होने लगता है, तो उसकी जवाबदारी किसकी है? जवाबदारी चिकित्सक की है पूरी। फिर कहीं कोई नहीं देखा जाता कि जेनरिक मेडिसिन हैं कि ब्रांडेड जेनरिक है। अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी मेडिसिन लिखी गई है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी, मेडिसिन कितनी है, और वो साउंड है कि नहीं, साउंड प्रैक्टिसेस बने कि नहीं, जो फैक्ट्री वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कि नहीं, बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कि नहीं, उनका इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारी बड़ी दवाएँ हैं, कंपनियाँ हैं, उनकी अपनी कई सारी फैक्ट्रियाज भी नहीं होती हैं, वो भी नहीं मैन्युफैक्चर से दवा बनवाते हैं और उसको बेचते हैं अपने यहाँ, और ब्रांडेड जेनरिक के नाम से बेचते हैं, अपने ब्रांड के नाम से। परंतु उनका अपना क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। हर बैच जो कंट्रोल करते हैं वो उसके बाद ही उसके टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब ऐसा मान के चले कि क्या जेनरिक दवाओं का क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं माना जा सकता? देखिए, ऐसा है कि जेनरिक दवाएं जो हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह बनाई जा रही हैं। तो जो ड्रग रेगुलेटर क्या इतना व्यापक है, क्या इसकी लेबोरेटरीज इतनी व्यापक हैं, क्या हर जगह से बैच उठा करके मार्केट से उनकी टेस्टिंग हो रही है? कल को अगर मान लीजिए डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलता है, पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, या फिर उसका उल्टा हो जाता है, सपोज जैसे मैंने कहा 10% थे, अब कहते हैं 10% ना, क्योंकि और नुकसानदेह चीज़ अभी आपने पढ़ा होगा, बोलना तो नहीं चाहिए, अपने देश की प्रतिष्ठा का सवाल था, पर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जेनरिक कंपनियां के द्वारा ही कफ सिरप सप्लाई की गई थी, वहाँ बच्चों की मृत्यु हो गई, उससे देश की छवि बहुत खराब हुई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने ड्रग रेगुलेटर की चूक थी उसमें।
तभी तो दवाएं वहाँ पे गई और उनका डिलीटरी एस्पेक्ट हुआ या उनके ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए थे। तो ये सब कंसर्न्स हम लोगों के हैं। ये सब जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, ये हमारे पास सुबह से शाम तक कम से कम कुछ नहीं तो 50 कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। हम मना नहीं कर सकते मिलने से। और उसके बाद जिन पे हमें ट्रस्ट है या जिनका फील्ड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनकी ही दवा लिखते हैं हम कि अल्टीमेटली आई एम बाउंड टू गिव माई सर्विसेज टू द पेशेंट एंड आई वुड लाइक माई पेशेंट टू बी ऑल राइट एंड दैट इज हाउ माई रेपुटेशन ऑल्सो बिल्ड एंड माई ट्रस्ट, जो हमारा ट्रस्ट है वो बना रहता है। तो ये मेरा कंटेंशन है। दूसरा ये है कि कंज्यूमर फोरम, कल को कंज्यूमर फोरम में कोई पेशेंट जाता है, ये तो ओपीडी की बात हो गई, इंडोर में इंजेक्शंस होते हैं, ड्रिप्स होती हैं, तमाम लाइफ सेविंग ड्रिप्स होती हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को, हाँ सर्जिकल में होता है, अगर मान लीजिए जो उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिलता है या उसको नुकसान होता है या उसका पेशेंट जो है रिकवर नहीं होता है और कहीं ना कहीं ये इस्टेब्लिश हो जाता है इस दौरान कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉज, मतलब डॉक्टर से ज़्यादा मेडिसिन इसमें इसका रोल ज़्यादा है। अल्टीमेटली कंज्यूमर फोरम में कहीं से वो ड्रग मैन्युफैक्चर नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल और डॉक्टर ही आ रहा है। तो इसलिए इन सब दोनों चीज़ों को देखते हुए अभी बहुत प्रीमेच्योर है, अपने को अपने सिस्टम्स बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज विल हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे विल हैव टू बी अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री और उसमें भी यूनिफॉर्मिटी, उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट्स बनना पड़ेंगे, उनके भी नियम बनना पड़ेंगे तो उनके। सारे लोगों को जो जी हाँ, अब हम बताएं आपको है। छोटी सी बात, डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल NABH सर्टिफाइड है, हमारा NABH सर्टिफाइड है, लैब्स होती है NABL सर्टिफाइड होती हैं, उनका रेगुलर इंस्पेक्शंस होता है, हर 3 साल हमारा बड़ा इंस्पेक्शन होता है, हर 3 महीने में रिपोर्ट देखनी पड़ती है। इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ आपको हर मैन्युफैक्चर क्या बनानी पड़ेंगी कि जो भी उनके मेडिकल प्रोडक्ट्स बन के आए वो साउंड हो, उनकी बायोइक्विवेलेंस उनके पेरेंट या पेटेंट ड्रग के बराबर हो, तब तो हम पेशेंट्स के साथ और अपने जनता के साथ न्याय कर पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। जेनेरिक मेडिसिन्स में भी उतने स्ट्रिंजेंट लॉ होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पेटेंटेड मेडिसिन्स हाँ के लिए। हाँ, एक और आज चीज मैं सरकारी बताऊं। योजनाओं में NABH एक्रेडिटेशन के बाद आप इलाज कर पाते हैं, सरकारी योजनाओं में। जी। प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज में उनको एक CMO सर्टिफिकेट देता है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी बना के रखी है जो कि एक्रेडिटेशन देती है। उस एक्रेडिटेशन के आधार पे हमें सरकारी योजनाओं में पार्टिसिपेट करने का की परमिशन मिलती है। मैं अब डॉक्टर महेश के पास आना चाहूँगा। जी, सर आप जी। बात महेश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमने 2 मुद्दे आज के डिस्कशन में लिए हैं, तो दूसरा मुद्दा जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर के है। तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि बड़ी फार्मा कंपनीज उस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकती हैं, तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्योंकि ये जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती थी जिनको पहले CME हुआ CPD कर था। दिया, अगर ये कंटिन्यूस प्रोग्राम चलेंगे नहीं तो डॉक्टर्स अपडेट कैसे सही होंगे, बात। और अगर डॉक्टर अपडेट ही नहीं हो पाएंगे तो पेशेंट के साथ न्याय नहीं होगा। और इन इतने बड़े इवेंट्स जो हैं वो विदाउट फार्मा कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट के संभव नहीं है, क्योंकि ये नेशनल लेवल्स के प्रोग्राम होते हैं, 5-5-6 हज़ार की गैदरिंग होती है। तो ये एक बार इनको पुनर्विचार करना चाहिए इस बात पे। ये फिर उनके CSR का पार्ट है। एज ए CSR एक्टिविटी दे आर डूइंग दिस एजुकेशनल एक्टिविटी, जिसके ऊपर पहले सरकार उनको वो छूट भी दिया करती थी, एडवांटेजेस भी देती थी, विच हैज बीन रिसेंटली विथड्रॉन आउट ऑफ इट। तो ये क्या रीजन हो सकता है कि इसको CSR में कंसीडर ना करके इसको ये किसी तरह के आपको बेनिफिट देने में या किसी तरह के लालच देने में काम करने लगे? कि ऐसा है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब होता क्या है कि इससे डिनाई नहीं कर सकते कि ब्लैक शीप्स नहीं है। ब्लैक शीप्स हर समाज में होते हैं, कंपनीज में भी हैं, डॉक्टर्स में भी हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से बाकी बड़ी कम्युनिटी बदनाम होती है। कुछ कंपनीज ने प्रलोभन देना शुरू किया, कुछ डॉक्टर प्रलोभन में आए। बेसिकली जो कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन और या डेवलपमेंट जो भी कह लीजिए, वो हम अपना एक निजी कर्तव्य समझते थे। हम खुद समझते थे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 85 में PG कर लिया था, जितनी मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहा था मेडिकल में, आज एक भी प्रचलन में नहीं है। धीरे धीरे हर 5 साल पे पूरा सिनेरियो, मेडिकल सिनेरियो चेंज हो जाता है। पुरानी मेडिसिन हट जाती हैं, नए टेक्निक्स आती हैं, नई मेडिसिन आ जाती हैं, नए मोडेलिटीज़ आ जाती हैं। तो इन सब का इन्फॉर्मेशन हमें इन सेमिनार्स के द्वारा ही मिलता है। तो सेमिनार्स, कई छोटे छोटे सेमिनार्स हम लोग स्वयं भी करते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज भी हमारे कंडक्ट कराते हैं। पर जब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो अभी तक ट्रेंड था, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने CSR के अंतर्गत इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती थी, जहाँ पे डॉक्टर्स जा करके 4-5 दिन लेके जा करके वो वहाँ पे मिलते थे, बात करते थे, अपने साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट करते थे, अपडेट ऑफ नॉलेज होता था, ऑन हैंड ट्रेनिंग हुआ करती थी तरह। और स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, उनका पोस्टर प्रेजेंटेशन, उनका अपना कंपटीशन, पेपर प्रेजेंटेशन पे इनाम इकराम मिलते थे।
इनफैक्ट और मतलब फाउंडेशन अवार्ड्स हुआ करते थे, मतलब किसी मेडिकल डोयन के नाम पे ओरेशन अवार्ड्स होते थे, तो जो बेस्ट रिसर्च पेपर होता है उसका अवार्ड मिलता था। तो ये सब एक्टिविटीज़ इन इवेंट्स में हुआ करती थी। तो अगर इस तरह से इनको नरिश नहीं किया गया इस तरह के इवेंट्स को, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे कि जिसको भी माल प्रैक्टिस में काउंट करना शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो एक एपीआई हमारी बॉडी को आप कैसे अलग कर सकते हैं? एसोसिएशन और जो एपीआई जो हमारी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, उसने कुछ सजेशंस दिए हैं इसके रिगार्डिंग। उन्होंने कहा है कि सीएसआर फंडिंग जो है वो एसोसिएशंस को हो, इंडिविजुअल्स को ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू सपोज टू गो टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, आई विल पे फॉर माई रजिस्ट्रेशन एंड आई विल पे फॉर माई कन्वेंस एंड फॉर स्टे एज वेल, बट जो कंडक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस है पूरा उसका, दैट फंड विल बी गिवन टू द एसोसिएशन टू कंडक्ट द एंटायर साइंटिफिक इवेंट, जहाँ पे प्रेजेंटेशंस होंगे, जहाँ पे डिस्कशंस होंगे, वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो ये मिडवे सोल्यूशन है उसका कि आप एसोसिएशंस को परमिट करें और बाकी चिकित्सक जो है वो अपने हिसाब से जाएंगे। ये कहूँगा कि पहले मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं और कुछ जगह मैंने पाया कि कुछ वर्ल्ड एसोसिएशन बन जाती हैं, कोई एसोसिएशन ऑन्कोलॉजी की बन गई, कोई पर्टिकुलर ऑफ की बन गई, और वो फंडिंग फार्मा कंपनी से उठा करके अब तो देखिए जितनी स्पेशलिटीज हैं उतनी तो एसोसिएशन है ही हैं, तो वो एसोसिएशन अपनी स्पेशलिटी में जितने भी रजिस्टर्ड उनके डॉक्टर्स हैं उनके लिए कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स कराती हैं। तो ऐसे कोई भी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना पाना संभव नहीं है। हर एक की अपनी, जैसे कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया अलग है, इंडियन नेफ्रोलॉजी सोसाइटी अलग है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया अलग है, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, ऐसे कम से कम 50 या 60 एसोसिएशंस हैं जिनके 1000 के ऊपर मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और उनका जो बेस है वो पूरे भारत देश के अंदर है। तो इस तरह का उसका है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा सीपीडी प्रोग्राम के चलते कि उन्होंने एक मैंडेटरी जो पहले नहीं था, जैसे हम एमपी एमसीआई को बिलोंग करते हैं, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में, एक बार हमने मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था, इसके बाद हमें दोबारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान था कि हर 5 वर्ष में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। मुझे नहीं पता कि दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की क्या औचित्य है, क्यों वो दोबारा से फीस लेना चाहते हैं, वही सब प्रक्रिया जो एक बार रजिस्ट्रेशन कराने में होती है वो वापस से कर रहे हैं। इसका मैं नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या है, हो सकता है उनके कुछ प्रशासनिक कारण इसके पीछे हो, लेकिन अभी और वकील हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनमें नहीं है ऐसा, उनमें नहीं है ऐसा। दूसरी बात ये है सर कि इसमें उन्होंने सीपीडी क्रेडिट पॉइंट्स, जो एमसीआई क्रेडिट पॉइंट्स हैं या जो एनएमसी क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो रखे। यानी जैसे क्या होता है क्रेडिट पॉइंट्स में आपको बताऊं कि एक आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उसके जो काउंसिल है हमारी, जो एनएमसी है, वो उसको पूरा उसका प्रारूप देखती है। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसमें काफी कागजी कार्रवाई भी होती है, और वो उसको देखने के बाद उसको क्रेडिट पॉइंट्स प्रदान करती है। मान लीजिए 1 दिन की पूरी कॉन्फ्रेंस है तो 3 या 4 से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स इसमें नहीं होते हैं। अब टोटल एक डॉक्टर के लिए 30 क्रेडिट पॉइंट्स री रजिस्ट्रेशन के लिए, 1 साल में 6 कम से कम री रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अनिवार्य कर दिए हैं। यानी बिना 30 पॉइंट्स के आप अपना 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, और अगर आपके 30 पॉइंट्स नहीं हुए हैं तो आप 10 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सर इस बात का तो रैशनल हमारी समझ से बाहर है। आज बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो पिछले 40 साल से 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी उम्र 70 वर्ष से भी ऊपर की हो चुकी है, और कहते हैं कि डॉक्टर जितना जितना ओल्ड होता जाता है उतना उसकी अनुभव और उसकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। इन डॉक्टर्स के लिए वापस से जैसे सपोज करिए कि हमें क्रेडिट पॉइंट चाहिए, आज दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज मद्रास में कॉन्फ्रेंस है, आज जयपुर में कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे शहर में इतना ट्रैवल करना, उस ट्रैवल के बाद अपने स्वयं के खर्चे पर बार बार जाना और वहां रहना और ये सब करना, चूंकि इसलिए कि 5 साल बाद नहीं तो आप उनकी डॉक्टरी का हक छीन लोगे, आप उनको रजिस्टर नहीं करोगे। तो यही सब जो चीजें हैं ये एक मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है जो है। और मैं एक बात मानता हूं कि हर चीज का कोई ना कोई तोड़ भारत की जनता निकाल लेती है, और इसका तोड़ जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि आगे चल के कई ऐसी एजेंसीज तक आ सकती हैं जो आके आपसे कहें डॉक्टर साहब आपके क्रेडिट पॉइंट्स पूरे नहीं हुए, चलिए इतना दीजिए, मैं आपको क्रेडिट पॉइंट्स का इंतजाम कराता हूं। ये भी शुरू हो जाएगा। तो एक चीज जो सैद्धांतिक रूप में बहुत अच्छी लग रही है, परंतु प्रैक्टिकल के धरातल पे उसको जब लाया जाएगा तो वो किस प्रकार से रहेगी मैं नहीं जानता। बॉम्बे में मैंने बड़े बड़े उम्र दराज डॉक्टरों को मेडिकल काउंसिल के दफ्तर के बाहर लाइन में लगे हुए देखा, कड़ी धूप में और कड़ी पसीने की गर्मी में।
तो ये हर 5 साल बाद का ये जो शेड्यूल ये जो बनाया गया है और फिर सीपीडी पॉइंट्स की अनिवार्यता मेरे हिसाब से कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। हमें अपना सेल्फ रेगुलेशन का, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि वो उम्र भर विद्यार्थी है, आज अगर मैं अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करूंगा, आज मैं पढ़ूंगा नहीं, आज मैं आगे की जो नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसके संपर्क में नहीं रहूंगा, तो मैं प्रोफेशनली पीछे चला जाऊंगा, बहुत पीछे चला जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हर डॉक्टर ये प्रयास करता है कि वो प्रोफेशनली ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करे। ये चीज हम लोगों को मेडिकल साइंस में जब हम शुरुआत करते हैं अपना, तभी से बताई और पढ़ाई जाती है। सोच के इस चीज के अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। अब बात रही जेनरिक मेडिसिन की, जहां तक क्वालिटी की मैं आपको बात बताऊं, जेनरिक मेडिसिन में जैसे सपोज करिए कि आप, जैसे हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी में लंबे लंबे पेशेंट्स हैं, डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, इसको ट्रीट करने के लिए सपोज कीजिए जैसे कि निफेडिपिन करके एक दवा आती है, अगर हम उस दवा को जेनरिक मेडिसिन की भांति यूज करेंगे तो निफेडिपिन का असर तुरंत होता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं या ब्रांडेड जेनरिक्स हैं उनका फॉर्मुलेशन अलग होता है, कोई निकार्डिया सीडी है, कोई निकार्डिया एक्सएल है, कोई निकार्डिया एक्सआर है, कोई निकार्डिया रिटार्ड है। तो ये जो प्रिपरेशंस होती हैं इसमें दवा एक साथ से रिलीज नहीं होती, ये दवा धीरे 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 करके बॉडी में रिलीज होती है। तो टैबलेट आज हमने सुबह खाई तो वो 24 घंटे तक हमको ब्लड प्रेशर का कंट्रोल देगी, टैबलेट अभी खाई तो 24 घंटे तक हमको डायबिटीज का कंट्रोल देगी। ये सब चीजें जो आती है ना, ये जेनरिक में नहीं अवेलेबल हो पाएंगी। आप जेनरिक लिखेंगे, हम जेनरिक लिखेंगे नहीं, कल चल के इस पे ही लिटिगेशन शुरू हो जाएंगे। तो इस पे एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज बता दूं, जो भी दवा पेटेंटेड आती है हमारे यहाँ, अगर हमको पेटेंट लिखने से रोका जाएगा या ब्रांडेड लिखने से रोका जाएगा, तो क्या ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो नई नई दवाइयां बना रही हैं और जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, क्या वो हम देश में पा पाएंगे? वो कहेंगे भाई इस देश में तो सिर्फ जेनरिक कंपनियां में हम ना आ सकते, तो हम नहीं आएंगे। तो बात बड़ी सीधी है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं, ऊपर से जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो अलग है। इसके अलावा जैसे सपोज करिए किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो लीवोथायरॉक्सिन है, आप जेनरिक ए, जेनरिक बी, जेनरिक सी, जेनरिक डी चारों के इफेक्ट्स में अंतर पाएंगे। एक हम स्टैंडर्ड कंपनी का थायराइड का एट्रोक्सिन ब्रांड ले लेते हैं, हमको मालूम है कि इसकी 50 मिलीग्राम की गोली हमारे पेशेंट को लगभग एक समान असर देगी, तो उसे सालों तक लेना है। अब ये जेनरिक और ब्रांडेड का इशू आया ही क्यों? उसका बड़ा सीधा कारण है कि चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ऐसा मानते हैं कि 80% दवाओं पे खर्चा होता है, उस खर्चे को कम करना है। तो साहब खर्चा तो हमारा खाना खाने में भी होता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप हमको कहें कि सिर्फ राशन की दुकान से गेहूं खरीदना है क्योंकि वो जेनरिक है और हम आशीर्वाद आटा नहीं खरीद सकते। ये कहां की बात हुई? इसके अलावा गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज, ये रेगुलेटरी बॉडीज प्राइस कंट्रोल करती है, इसको एनपीपीए कहा जाता है, नेशनल प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है। सन 1995 से बहुत सारी दवाओं के रेट इन्होंने निर्धारित कर दिए, क्योंकि ये तर्क दिया जाता है कि साहब रेट एक दवा का, एक कंपनी का इतना, एक कंपनी का इतना, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो ऐसा अंतर को कम करने के लिए आप दवाओं पर रेगुलेट कीजिए, उसके रेगुलेटर को एक्टिवेट कीजिए, ना कि डॉक्टर्स को बोलिए कि वो दवा नहीं लिखेंगे। फिर वो बनी क्यों रही है हिंदुस्तान में? हाँ, आप डॉक्टर महेश तो ये बोल रहे कि फिर वो बनी क्यों रही है, फिर डॉक्टर्स को आप क्यों पकड़ रहे हैं? आप दवा बनना बंद करा दीजिए, ब्रांडेड जितनी भी है, और सिर्फ जेनरिक आने दीजिए मार्केट में। तो ऐसा संभव नहीं, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, परंतु रेगुलेशन है। अब रेगुलेशन निकाल दिया है, उसके पीछे क्या प्रायोगिक उसके परिणाम निकलेंगे, उन परिणामों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिए। यही डिमांड है हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मंडाविया साहब से ये डिमांड है कि ये कम से कम इसके ऊपर सोचे और रैशनली सोचे, और कम से कम जो हमारी एसोसिएशन है, विभिन्न एसोसिएशन है, इनके साथ एक मीटिंग करें, उनके भी विचार जाने। हालांकि हमने अपने विचार तब भी दिए थे जब ये ड्राफ्ट आया था, तब भी दिए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को जो बहुत सारी जो दर्शक हैं काफ़ी सारे कन्फ्यूजनों से गुजर रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद अगर जेनरिक मेडिसिन लिखी जाएगी तो ही हमारा भला होगा। लेकिन जो आज का डिस्कशन है उसको आपको समझ में आया, वो जेनरिक मेडिसिन वर्सेस जो ब्रांडेड जेनरिक है प्लस जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, उनमें अंतर किस तरह का है, किस तरह की उनकी इफिकेसी है, किस तरह से उनको रेगुलेट किया जा रहा है, किस तरह से ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है उसको लेकर के, तो उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी इसके बाद आप आज़ाद हैं, आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं दवाइयों का, लेकिन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी जी, तो बस ये है कि उसमें डॉक्टर साहब का सजेशन है कि क्वालिफाइड चिकित्सक से आप सलाह लें और उसके बाद ही अपने ट्रीटमेंट में आएंगे।
आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।